So hey everyone, welcome back to the Hustlers. So in this session, I Upendra Pratap Singh again welcoming Sumantro sir, who is the organization admin of GSOC and the council member of Fedora projects and the quality engineer of Red Hat. ये सब इन्होंने क्लियर किया है बिना कॉलेज गए. Yes, he didn't went to the college and with all his dedication, hard work and support, he is now leading the IT industry. So in this session, we are all going to discuss about the GSOC, Google Summer of Code, how the open source community work and the real projects are going. In today's scenario, we are all discussing all about the things about the open source community and the GSOC we are going to discuss in this session. Or what is the role of the title organization admin? We are all going to take the questions in this video. And the most important thing that the students and the viewers want, what is the roadmap, or we can say what is the month to get into the GSOC. All the things we are going to discuss in this session. So stay tuned with us and let's start the video बिना कोई time waste करते हुए. Hello sir, welcome back to the Hustlers. Hello Pendra, hello Ananya. Hello, sir. Again, thank you for giving your precious time with us to the Hustlers. Always my pleasure. Okay, so in this session we have discussed about your journey, how your journey going towards the Google Summer Script of Code as the organization admin. तो आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो क्या पाथ फॉलो किया था आपने इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए as you become a organization admin in GSOC? Alright, so organization admin एक टाइटल होता है GSOC के अंदर. जिनको नहीं पता है वो ऐसा होता है जिसमें कई बहुत छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन से, राइट. सो मैं फेडोरा का ऑर्ग एडमिन था, इनफैक्ट अभी भी हूँ. अभी सीन ऐसा है कि उसमें मेरे को जो करना पड़ता है वो ये है कि मेरे को मेंटर्स जो सिलेक्ट जो प्रोजेक्ट देते हैं तो हमारे GSOC को, उनसे बात करनी पड़ती है. उनको एक एक्सपेक्टेशन देना पड़ता है कि प्रोजेक्ट को ज़्यादा हार्ड भी मत करो, सुपर इजी भी मत करो, मीडियम लेवल पे रखना पड़ता है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन सेटिंग करो. मेरी जर्नी शुरू हुई एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिटी से, क्योंकि मैंने फेडोरा में कभी कंट्रीब्यूट नहीं किया. जब तक मैंने रेड हैट ज्वाइन नहीं करा, मेरे पास ओपन सोर्स के एक्सपीरियंसेस थे, बट मेरे पास फेडोरा के कोई एक्सपीरियंस नहीं. मेरे को कम्युनिटी का कोई अता पता भी नहीं था कि फेडोरा कम्युनिटी कैसे. मैं जब आया तब मेरे को कम्युनिटी मतलब फेडरल कम्युनिटी बहुत नई लगी. बहुत लोग थे, बहुत डिफरेंट तरीके के काम होते थे ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्योंकि मैं कंट्रीब्यूट मोजिला में कर रहा था, व्हिच वाज जस्ट अ ब्राउजर ऑन टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स स्पेसिफिकली मैक, विंडोज. बट फेडोरा में आने के बाद ना, जब आपको पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाती है, राइट, तो अब आप कुछ भी कर सकते हो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के. सारे पैकेजेस मिल जाते हैं आपको आइडिया लग जाता है कि कम्युनिटी कैसे बनी पड़ी है, एक एक अपस्ट्रीम कम्युनिटी कैसे बनी पड़ी. तो मैंने ये रियलाइज किया ओवर द टाइम बीइंग दैट अगर मैं GSOC का ऑर्ग एडमिन बना, और तब GSOC मेरा गोल नहीं था, बट मेरा ये गोल था कि मैं किसी भी तरीके से कम्युनिटी का कुछ भला कर सकता हूँ. और मेरे को दिखा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे कम्युनिटी को थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करना था टेक्निकल टॉपिक्स पे, और अपॉर्चुनिटी थी, एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हम लोग GSOC के हिसाब से करते हैं. तो फेडोरा GSOC में पार्टिसिपेट कर रही थी, बट प्रोजेक्ट्स जो थे वो प्रोजेक्ट थोड़े ट्विस्टेड प्रोजेक्ट्स. मतलब अगर प्रोजेक्ट आप बना भी लेते हो, आपकी इनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती है गोइंग फॉरवर्ड, राइट. मेरा आइडिया वहाँ से शुरू हुआ, जहाँ पे मेरे को एक इंडिया कम्युनिटी बनानी थी, फेडोरा इंडिया कम्युनिटी बनानी थी, और ये जो फेडोरा इंडिया का नाम है ना, इसको लेके ग्लोबल करना. तो व्हेन आई स्टार्टेड मेरी जर्नी में, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम बीइंग जस्ट अ इंटर्न विद 0 कंट्रीब्यूटर्स टू बिकमिंग अ ऑर्ग एडमिन, जहाँ पे मैंने ओवर दिस प्रोसेस आई स्टार्टिंग विद मेंटरशिप. तो जब मैं मेंटरिंग करता था, मैंने कईयों को जब मेंटरिंग दी थी, तब इट वाज नॉट GSOC,
इट वाज जस्ट अ इनफॉर्मल मेंटरिंग सेशन, और उस हिसाब से मैं सीखता गया कि अच्छा बच्चे ये प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये चीजें उनको करनी, and then उस हिसाब से we picked up mentors, we picked up projects, and we started putting them into Fedora season. The journey started with me mentoring for like informal sessions, students, figuring out कि ये लोग और क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद figuring out कि इनका interest है, उसके बाद finally taking those kind of projects into GSOC, and then mentors के साथ बात करना कि देखो ये इंटरेस्टेड है, क्योंकि मेरे लिए जर्नी इजी हो गई क्योंकि मेरे को पता था कौन कंट्रीब्यूट करेगा, because I literally knew the people who would be interested in this, and I already knew कौन काम कर रहा है because I was a Red Hat, so I would have access to अंदर कौन से प्रोजेक्ट के अंदर कौन काम कर रहा है, right? However, the submission of project is completely dependent on mentor's choice, but me as a org admin can suggest people, call for projects है डालो अपने पास, देखते हैं कैसे क्या बन सकता है, right? So that's how the journey began. Okay, that nice. तो अगर कोई स्टूडेंट अगर हमारी वीडियोस देख रहा है, वो फर्स्ट ईयर में, उसके माइंड में है कि हाँ मुझे ओपन सोर्स के फील्ड में जाना है, तो वो किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है, किस तरह का रोड मैप में फॉलो कर सकता है कि वो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो सॉल्विंग स्किल्स होती है उसको डेवलप करे, या उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कम्युनिटी में वो कंट्रीब्यूट करे और कुछ वहाँ से नई स्किल्स सीखे या कुछ नई लर्निंग सीखे, तो उस चीज को वो कैसे कर सकता है? Alright, so दो तीन क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन जो टैकल करते हैं वो ये समझते हैं कि तो अगर मैंने आपको मतलब अगर मैं बोल दिया ना कि ये रेसिपी है फॉलो कर लो और आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर बन जाओगे, ऐसी कोई रेसिपी बनी नहीं। हर एक जैसे अपने सबके दिमाग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ऑलमोस्ट सभी अलग अलग टाइप के चीजें सोचते हैं, उसी तरीके से ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए स्किल सेट्स तो चाहिए होते हैं जो कॉमन होते हैं, बट जो प्रोसेस होता है ना वो स्किल सेट तक अचीव करने का, वो प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। हर एक के लिए इट्स अ डिफरेंट जर्नी, सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है जीसॉक स्पेसिफिकली, सिंस आप क्वेश्चन जीसॉक की तरफ है, तो अगर आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सीन ऐसा है कि ओपन सोर्स एक बहुत ही बड़ा टर्मिनोलॉजी है, इसके अंदर बहुत कुछ आता है, एंड फ्रॉम वेरी लो लेवल थिंग्स लाइक कर्नल टू वेरी हाई लेवल थिंग्स लाइक Node.js के एप्लीकेशन या React.js के UI, ये सारे इसके बीच में पूरा ओपन सोर्स रिवॉल्व करता है। और इट्स वेरी हार्ड कि अगर मैं अभी एक स्टूडेंट को बोल दूं कि रिएक्ट ही करना है या नोड ही करना है या कर्नल में ही देखना है, इट बिकम्स रियली हार्ड बिकॉज जो टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होती है उस हिसाब से डेवलप होती है, राइट? स्टार्टिंग ऑफ एनी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर कैन बी, देयर आर लाइक 3-4 आंसर्स here, correct answers more importantly. First is explore the tool, जो भी आप जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट पे भी आप काम करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट इंस्टॉल करो अपने सिस्टम। अगर सिस्टम नहीं, अगर तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि सिस्टम में क्या ही हो सकता है, बेस्ट टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन के अंदर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करो, राइट? प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके प्रोजेक्ट इज द मैन पेजेस, वहां पे जाओ और जाके देखो फीचर्स काम कर रहे हैं। 90-95% चांसेस होंगे ना ऐसे कि डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ के एक एक कमांड एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे, आपको कमांड्स के भी आइडिया लगते हैं, बट एक टाइम पे जाके आप देखोगे ना डॉक्यूमेंटेशन की एक कमांड जो आउटपुट उसको देनी चाहिए वो आउटपुट दे नहीं रही। थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा ये कमांड आउटडेटेड है, ये कमांड थी आज से 2 साल आगे बट अभी है आउटडेटेड। और यहीं से आपका जर्नी शुरू होता है, क्योंकि आप वो पहला डॉक्यूमेंटेशन पीआर डालते हो जो एक्सेप्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और फिर आप यही प्रोसेस को रिपीट करते हैं, राइट? So this is one way of getting started. Other way of getting started, आप
मान लो कि आपने सारी मैन पेज पढ़ी, आपने इम्प्लीमेंट करा, आपने बेसिक कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए। अगर आप यही प्रोजेक्ट को एक रियल लाइफ यूज केस सिनेरियो में बना पाए, राइट, आपने अगर टेक्निकल प्रोफिशिएंसी हुई कि आप बना लिया उसको, बेस्ट इज तो बेसिकली जस्ट राइट अबाउट इट इन साइट्स लाइक opensource.com या कोई भी बड़ा जो अपना डी जोन हो गया, कुछ भी, वहां पे जाके एक आर्टिकल लिखो कि मैंने ये करा है। चाहे वो तुम्हारा, अगर तुमको बड़े पब्लिकेशंस में नहीं लिखना है, अपना खुद का वर्डप्रेस या ब्लॉगर अकाउंट खोल के वहां पे लिखो, क्योंकि आगे जाके जब तुम जीसॉक में सिलेक्ट होगे, तुमको ये एज अ पार्ट ऑफ योर वर्क करना पड़ेगा। तुमको डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे अपने फाइंडिंग्स, अपने रिसर्च और अपना स्टेटस रिपोर्ट। ये एक की कॉन्सेप्ट है। लोग इसको समझते हैं कि मैं तो सीख रहा हूँ, मेरे को ब्लॉग लिखने की जरूरत है। यही जरूरत है कि जब तुम जीसॉक में सिलेक्ट हो गए तो तुम्हारी तुमको एक्चुअली यही काम करनी पड़ती है। कोड अलग रहता है, बट ये तुमको बोलना पड़ता है तुमने एक्चुअली काम क्या किया, जिसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बिकम्स द की। ये तुम जितने मतलब जितने बेसिक से सीख जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए यूजफुल होगा, बिकॉज आगे जाके सिलेक्ट हो गए, तुमको कोड तो करनी पड़ेगी वो अलग, बट तुमको अपनी फाइंडिंग्स अलग डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है कि मैंने इस वीक को ये काम किया था, इसमें ये गया था, ये मेरी फाइंडिंग्स थी, ये मेरे प्रॉब्लम्स हुए, ऐसे मैंने सॉल्व किया, मेरे मेंटर्स ने ऐसे हेल्प किया। ये फाइंडिंग्स तुमको पूरी की पूरी बाकायदा डॉक्यूमेंट करके कम्युनिटी को देती है। क्योंकि रखो, ये हर समय याद रखने की चीज है, जीसॉक एक प्रोजेक्ट की कम्युनिटी फेसिंग है, राइट। अगर मैं एक प्रोजेक्ट ने आपको इंटर्न हिसाब से सिलेक्ट किया, वो प्रोजेक्ट you are accountable to tell the community members of that project कि आप काम किस पे कर। हर एक community member who is involved with that project has the right to know what you have worked on, because you are the selected intern, right? So this is very important, and जिसके वजह से this documentation comes into very big picture। तो पहले जाके ये हो गया अपना दूसरा, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर किए, ब्लॉग्स डाल दिए, थोड़े थोड़े करके डॉक्यूमेंट करते रहे, वो हैबिट बिल्डअप होती रही, तो फाइनली जाके काम आएगी। थर्ड आया, विच इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज जो हर कोई करता है, विच इज कोड। जाओ इश्यूज खोलो, या गिटहब पे इश्यूज टैब खोलो, या अपने फेडोरा के अंदर पगियोर के इश्यूज टैब खोलो। टेक्निकली इन इश्यूज टैब के साथ थोड़ा सा देखो कौन से इजी फिक्स इश्यूज है तुम्हारे पास, जो हो जाएगा, वहां से तुम स्टार्ट कर सकते। बट इस मेथड का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है, एक पॉइंट के बाद तुम अगर पूरा कोड बेस नहीं समझते हो, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू रिटेन योर कॉन्ट्रीब्यूशन। बस आप एक चीज चेंज करोगे, कहीं और एक और चीज इंप्लीमेंट की हुई रहेगी जो फट जाए। जब टेस्टिंग होगी तब पता लगेगा कि एक और चीज कहीं और जगह पे आपके कोड की वजह से और काम नहीं कर रही है, एंड देन पीपल विल कम लुकिंग फॉर यू, बिकॉज एक कमांड चलता है, गेट ब्लेम लाइन नंबर एंटर मारा, वो पूरा कमिटर हिस्ट्री छाप के निकाल देता है कि लाइन को एडिट किसने किया था लास्ट, राइट, विच इज अ वेरी बैड वे ऑफ गेटिंग स्टार्टेड विद ओपन सोर्स, बिकॉज जो चीज आपको कंप्लीटली पता नहीं है, अगर आप उस चीज पे काम करना चाहो कर सकते हो, बट याद रखना ओपन सोर्स में बहुत टाइप के लोग होते हैं और ओपिनियंस मैटर करते हैं, राइट। मेरा अगर ओपिनियन हुआ कि यार एक बंदा आता है, वो बहुत हल्ला मचाता है, वो कोड बेस में कुछ भी चेंजेस करके चला जाता है, दिखता नहीं है, उसको हम लोग कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं कि ये फिक्स करते हैं, ये स्क्वॉश करते हैं, सुनता ही नहीं है, फिर आता है बस जीसॉक के समय कुछ भी करके चला जाता है। ऐसे लोगों को
मेरा ओपिनियन बन जाता है ऐसा कि ये लोग बस जी सब के लिए कर रहे हैं, तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को वैल्यू करना ही नहीं है। तो फिर ऐसे लोग ना पीछे चलते हैं। मतलब नॉर्मली आप 0 से प्लस की तरह जाते हो, ये मेथड फॉलो करोगे और मेरी अगर ओपिनियन ऐसी बन गई कि आप बस जी सॉफ्ट के लिए कर रहे हो, तो आप नेगेटिव में चलते जाओगे, आप सामने तो बढ़ोगे। और दूसरा बात है कि देखो, ये वाला स्ट्रेटेजी मैंने क्यों बोला, इट्स वेरी, इट्स थोड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेटेजी, बिकॉज दुनिया इसी स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहती है। एक ही बात, ओपन सोर्स का पहला फिलोसॉफी ये है, अगर मैंने किसी को कुछ काम दे दिया, जब तक वो सामने वाला बंदा आके मेरे को नहीं बोलता कि मैं नहीं काम कर रहा इसके ऊपर या अनअसाइन नहीं कर देता, nobody can work on, you can definitely work on it, but तुम अपना पीआर भी सेंड कर सकते हो, बट जब तक ये बंदा, तुम पीआर सेंड किए, जब तक ये सामने वाला बंदा जिसको असाइंड है इशू, जब तक वो बंदा आके नहीं बोलता ना मेरे को कि मेरे से नहीं हो रहा, देन द प्रायोरिटी गोज टू मी, तब मैं तुम्हारा पीआर वेरीफाई करूंगा। बट आपने अगर पीआर छाप दिया, एडवांटेज ये भी है कि वो बंदा जो बैठा हुआ है उसी चक्कर में कि कोई एक पीआर डाले पहले, उसके बाद मैं इस पीआर को रिवर्स इंजीनियर करूं, तो फिर रेटिंग थी उसकी, पीआर आया आपके, असाइन था इश्यूज का, बाकी का आप समझ रहे हो, राइट। सो कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें ये ओपन सोर्स के कोर बिलीफ्स पे बैठता है, बट हाँ ये होता है कि आपका एक कोर कोड कंट्रीब्यूटर का पाथवे ऐसा दिखता है। बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो कोड कंट्रीब्यूटर्स नहीं समझते हैं, हर एक प्रोग्राम का अगर आप देखोगे, हर एक कोड बेस यूजुअली एक टेस्ट सेक्शन रहता है, राइट, जो अपना यूनिट टेस्टिंग जहाँ पे अपनी करते हैं लोग ना, अगर रिवर्स इंजीनियर करना चाहो आप कोड, आप पहले जाके ना वो यूनिट टेस्ट वाला फोल्डर चेक करो, क्योंकि अगर वो यूनिट टेस्ट वाले फोल्डर आपको समझ में पल्ले पड़ गई, कोड आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग यूनिट टेस्ट में करते हैं, हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, उसका एक आउटकम निकालते हैं और वो आउटकम को चेक करवाते हैं कि अगर ये आउटकम जो करंट आउटकम है उसके साथ मैच कर गई तो इसको बोलो यूनिट टेस्ट हैज पास। अगर ये आउटकम तो यूनिट टेस्ट से फेल, राइट। पैरामीटर्स फंक्शन को पास किए जाते हैं एक मॉक फंक्शन के अलावा, एंड देन वो से होते हुए अपने पास कोड फंक्शन में पहुंचती है, कोड फंक्शन उसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद अपने को आउटपुट देता है। अगर आउटपुट ट्रू आ गई तो हम लोग बोलते हैं यूनिट टेस्ट पास हो गया, फेल हो गई तो यूनिट टेस्ट फेल हो गया। ये टिप्स है हर एक के लिए। जब भी एक कोई कोड को आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि ये सॉल्व क्या करने की कोशिश कर, अगर तुम वो विजुअलाइज कर पाते हो कि ये सॉल्व इस चीज को करने की कोशिश कर रहा है, पक्का इसमें से ये वेरिएबल यही काम कर रहे होंगे, और अगर वो काम किया तो करना चाहिए, देन यू आर क्लोजर टू अ सोल्यूशन, यू आर क्लोजर टू अंडरस्टैंडिंग कि ये पूरा चीज कैसे है। दैट बिकम्स द फोर्थ पार्ट विच इज विजुअलाइज योर आउटकम। अपना जो आउटकम होने वाला है इस कोड का या प्रोग्राम का या पैकेज का, उसको विजुअलाइज कर। अब सोचो अगर ये आउटपुट मेरे को लाना हुआ, what can be my input functions? If those input functions are in your code, then you can reverse engineer the entire code or refactor the entire code in your mind and understand, अच्छा ये वाला पार्ट ये करता है, ये वाला पार्ट ये करता है। क्योंकि कोड एक बार में पढ़ के समझना फर्स्ट ईयर्स के लिए प्रिटी हार्ड होता है। सो रिवर्स इंजीनियर करोगे, चांसेस है सीख जाओगे, क्योंकि आउटकम्स पता होते हैं, विजुअलाइज कर पाओगे, इनपुट वेरिएबल्स देखोगे, समझ में आएगा कि करती क्या। अब आता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज विच इज बेसिकली अपने
जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन है, पाइथन जो भी है, उसके जो डेटा टाइप्स हैं और जो भी सिंटैक्टिक फंक्शन कॉलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, तेरे फंक्शन सिग्नेचर हो गए हैं, जहाँ पे तुम वेरिएबल्स ऐसे डिक्लेयर करते हो, कंस्ट्रक्टर्स ऐसे डिफाइन करते हो, डिस्ट्रक्टर ऐसे डिफाइन करते हो, तुम्हारे पास अगर स्टैटिक हुआ तो ऐसे डिफाइन करोगे, राइट। एंड देन ये जो अपने सिग्नेचर्स हो गए, ये सिग्नेचर्स की एक चीट शीट बना। जब तुम कोड देखो, ट्राई टू रिलेट टू दैट चीट शीट वर्सेस योर कोड। सो आपको बहुत इजी होती है टू अंडरस्टैंड एक पार्ट ऑफ कोड का मीनिंग क्या बनता है। इन द सेंस, अगर मैंने इसको रेप्लिकेट करना चाहा तो व्हाट आर माय ऑड्स कि मैं इसको एक्चुअली रेप्लिकेट कर दूंगा विद सम अदर आउटपुट, बट आई वुड बी सक्सेसफुल। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट गेटिंग इनटू द nitty-gritty डिटेल्स, एक चीट शीट अगर आपके हाथ में है ना और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, इट बिकम्स रियली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इसको इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ कैसे करना। रादर देन स्टैक ओवरफ्लो 100 बार सर्च करो, एक चीट शीट बनाओ, प्रिंट करो, साइड में चिपकाओ और देखते रहो कि ये कैसे होता है। जहां पर भी तुम अपने कोड बेस को छोड़ के किसी और कोड बेस पे शिफ्ट हो रहे हो, याद रखना, not all code bases are built the same way. So no code base would basically look similar to function similar होंगे, सारे कुछ similar होंगे, but जो implementation होगा वो पूरा different होगा। And whenever a first year, I have seen a lot of first years switch between multiple code base and then be like, अरे यार समझ तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि implementation सबका different है। आप एक चीज को अगर नहीं समझ पा रहे हो, spend some time fixing that rather than jumping to something which looks relatively easy on the front, but then थोड़ा सा अंदर गए तो पता लगा यार इम्प्लीमेंटेशन डिटेल तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, राइट। एंड देन द लूप कंटिन्यूज, वैसा नहीं है। So there are lots of organization. So हम इतनी सारी organization में specific कैसे करें, मतलब किस पे हम contribute करें, उसे कैसे पता करें? ओके, सो ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा ब्रेक डाउन करो, ठीक है। You have bigger things like Linux Foundation. You have very small projects, like very small, like 5-10 बंदे का एक प्रोजेक्ट। अगर आप GSOC के perspective से देखो, chances are higher if you contribute to a project which gets most number of slots. अब slots कैसे समझोगे? Slots का एक easy definition देता हूँ। हम लोग एज अ ऑर्ग एडमिन क्या करते हैं, जब प्रोजेक्ट आते हैं अपने पास, जैसे 5 प्रोजेक्ट आते हैं, राइट, तो अपने को पता है 5 इंटर्न। सो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम स्लॉट 5, मैक्सिमम स्लॉट 5, एक रेंज देना, राइट। तो ओके कर देते हैं। गूगल 5 स्लॉट अपने को एलोकेट कर देती है और इसी 5 स्लॉट में वो 5 प्रोजेक्ट घुसता है, राइट, अपने पास। और ये वही 5 स्लॉट है जिसमें हम लोग 5 इंटर्न भी हायर करते हैं। इफ यू गो बैक, if you want to have a idea, go back and see for organization जिनके पास सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स थे लास्ट के 2 साल, and that is from the respective point of तुम्हारे सिलेक्शंस। अगर आपको सिलेक्ट होना है, आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करोगे जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है। इज द सेम वे, अगर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि यार कितना इफेक्टिविटी है एज अ GSOC इंटर्न तुम्हारा, तो तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करोगे जो सबसे बड़ा है, जहाँ पे तुम्हारे फेम के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी लिनक्स फाउंडेशन में आप कंट्रीब्यूट करोगे, किसी को भी जाके बोलेगा मैं लिनक्स फाउंडेशन के अंदर GSOC कर रहा था, या लिनक्स फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट के अंदर GSOC कर रहा था, या कुबरनेटिस पे CNCF के अंदर GSOC करा था, तुमको जो रिकग्निशन मिलेगी बहुत ज्यादा मिलेगी वर्सेस अ ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास प्रॉब्ली 200 प्रोजेक्ट्स हैं और 20 प्रोजेक्ट उसमें से सिलेक्ट होते हैं और वो 20 इंटर्न्स लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इंटर्न्स बहुत ही ज्यादा है। प्रॉब्ली CNCF would take 3 interns,
फेडोरा मैक्सिमम 4 इंटर्न देता है मैक्सिमम। सो जितना छोटा इंटर्न का स्पेसिंग उतना हाई चांस है कि तुम्हारे बारे में बात कर सकता है project। क्योंकि फोकस तो 4 ही इंटर्न पे करना है ना, 20 इंटर्न पे थोड़ी करना है। और इससे तुमको जो फायदा मिलेगा वो ये है, तुमको ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉन्फिडेंस में ला सकती है जो फेडोरा करती है। फेडोरा जी सॉकर्स को अभी तो कोविड चल रहा है उसके लिए नहीं हो रहा, बट यूजुअली हम लोग उसको लेके यूएस जाते हैं, यूरोप जाते हैं, टेक इंटर्न्स ऑन एनुअल कॉन्फ्रेंस, वीजा सारा स्पॉन्सरशिप प्रोजेक्ट करती है। वहां पे जाके उनको बस एक चीज करना पड़ता है, एक टॉक दिया जाता है 15 मिनट का, जहाँ पे उनको डेमो देना पड़ता है पूरे जी सॉक में उन्होंने किया था। एंड दैट इज व्हाट fame is. So if you are looking at from the perspective of fame, choose the organizations which have an annual conference, invite the GSOCers at annual conference, and have a very limited set of interns. ऐसा नहीं कि 20, 25, 30, 40 interns लेके बैठे, वो वाले organizations आपको मतलब ले तो लेंगे, सिलेक्ट तो आपको जाएंगे, बट आगे के जो आपके पास है वो उतने ही कॉम्पिटिटिव होते नहीं है और 20 इंटर्न है, तो किसी को तो कट करना पड़ेगा, राइट? ये वाला सब। As an organization admin of GSOC Fedora project, what type of contribution you expect from us? So it depends on project to project, right? So अगर मान लो मेरे पास एक बेसिक सा प्रोजेक्ट है, like for example system D related कुछ है, so I would expect you to write or know basically some level of system D code, कंटेनर पे लिखे हो, कहीं पर भी कंट्रीब्यूट किए हो, तो आई वांट टू सी दैट फर्स्ट इन अ सेंस। अगर आपने ब्लॉग लिखा है देन इट बिकम्स इजियर फॉर मी, बिकॉज मेरे को पता है कि बंदे ने या बंदी ने अगर ब्लॉग लिखा है तो देन इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड इसने शुरू कहाँ से किया, ये पूरी की पूरी जर्नी वहां पे बताई गई, राइट? सो कपल ऑफ स्क्रॉल्स एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि तुम कहाँ से स्टार्ट किए थे, कहाँ पहुंचे, राइट? और तुम बीच में करे क्या, राइट? Git history is not so much of a, Git history is okay, मैं देख सकता हूँ, but not a sure shot of this fact, क्योंकि Git history is something अगर मैं एक्चुअली में कंसिडर भी करूँ कि मतलब कमिट्स तुमने ही करे हैं, तुम्हारे अकाउंट से किसी और ने नहीं करे हैं, हर मैं सोच भी लेता हूँ। प्रॉब्लम इसका यही है यार, Git history doesn't tell me what kind of a person you are. GSOC is a very organized chaos in short. यहाँ पे क्या होता है कि लोग आते हैं 3 के लिए, उनको एक बहुत बड़ा कोड बेस दे दिया जाता है और उनको एक्चुअली में वो कोड बेस के ऊपर काम भी करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे GSOC के अंदर ऐसे भी मेंटर्स रहे हैं जो जैसे डैन वॉल्श हो गए, डैन वॉल्श इज अ मेंटर, इज अ क्रिएटर ऑफ GSOC, राइट? नाउ you are not expecting Dan Walsh to sit you down and explain C. Like, that is not happening. That is definitely not happening. Right? So some level of contribution is required. But आते हैं इस बात पे, which is most important, इस कल को अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में contribute करना चाहो रहे हैं, तो you have a mentor who is super busy. You have to be organized for that mentor to be able to help you. सीधे सीधे भाषा में बताए तो ऐसा है, अगर मैं मेंटर हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर मैंने तुमको 5 पॉइंटर्स दे दिए, यू कुड गो डू योर रिसर्च, कम बैक टू मी एंड से मेरे को ये प्रॉब्लम तो फिक्स हो गई, बट ये वाली फिक्स नहीं हुई, इस पे हेल्प करता, इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। बट मैं बैठा के तुमको एक टेक्नोलॉजी पढ़ा नहीं सकता, दैट डजंट हैपन। So essentially, I expect a person who is organized. Again, थोड़ी बहुत productivity यहाँ पे भी आती है, क्योंकि organization is a art in itself. अगर आप organized नहीं हो अपने काम में और आप बहुत सारा भी काम कर लो, वैल्यू आपको नहीं मिलती है। उसका रीजन ये है कि आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे इस काम को एज अ पीस। आप फ्रैगमेंट्स में बता दोगे ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, बट
अगर मैंने आपको बोला ना कि ये पूरे चीज को एक बार में बताओ क्यों किया ऐसा, इसके बाद ऐसे क्यों है, इसके बाद यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे तो ए के बाद जेड पे क्यों गए, जाना चाहिए था बी में, तो तब हार्ड हो जाता है कंट्रीब्यूटर्स के वजह से कि टू एक्सप्लेन कि मैंने ये की। यूजुअल एक्सप्लेनेशन ऐसा रहता है कि ये इजी था तो हमने कर दिया, राइट। बट रिमेंबर, GSOC इज नॉट अबाउट मेकिंग यू फील कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ। GSOC इज अबाउट कि आप आओ, यू टेक अ रिस्क टू एक्सप्लोर ओपन सोर्स, and this is the very basic of understanding. GSOC के around एक myth है which is get selected and then you enjoy. वो नहीं होता, right? Once you get selected, or rather before even you get selected, you should ask yourself, yaar, am I like, should I be doing GSOC just for doing GSOC, or should I be doing GSOC to actually learn a technology? Like there might be people in the world जिनको GSOC करना है because they want to know what open source, but ऐसा कहीं रूल नहीं है कि आपको GSOC intern बनना पड़ेगा to learn open source. There is no rule like that. Anyone can be a part of open source. GSOC is just a special financially aided program. तो अगर आप उन specific groups में से हो या उन specific situations में हो जहाँ पे आपको एक skill pick up करनी है, आपको थोड़े बहुत पैसे भी चाहिए, आपको हार्डवेयर अपग्रेड करना है, आपको मान लो आपने कॉलेज की फीस ले ली, राइट, लोन, and you are just paying off your semester bills, right? So you basically are like, I will learn and I will pay my bills. Very fair. तब आओ, आप GSOC करो. That's exactly the motto it was supposed to be like. क्योंकि ये लोग टिकेंगे because they become kind of grateful to the organization. आपने मेरे को सिलेक्ट किया, मेरी कॉलेज भी हो गई, मेरे को स्किल सेट्स भी मिल गए, and now I'm going to stick around like a contributor, right? I'm not going to just dump the project and go around. But times have changed, mentality has changed. Now people go like, GSOC select हो गया मैं, अब यार सिलेक्ट हो गया, कम्युनिटी ऑनबोर्डिंग पीरियड खत्म हो गई, ये आगे के आगे साल वाले बता रहा हूँ, कम्युनिटी ऑनबोर्डिंग पीरियड खत्म हो गई, तुमको 1/3 ऑफ स्टाइपेंड $500 के आसपास कुछ मिले, एंड देन यू गो लाइक, यार मैं काम भी नहीं करूँ तो क्या होगा, आई गॉट सिलेक्टेड, आई गॉट $500, $30,000 का तो ऐसे ही प्रॉफिट. But that is not the goal. You have basically snatched someone else's hard-earned luck. Right? So you have just snatched someone else's luck and then made it yours, and you are not even putting effort. That's not exactly how it is. How the program is supposed to be. देखो हर program का एक loophole होता है. ये GSOC का loophole, सबसे बड़ा loophole. So yes, short and sweet. Very simple. It was meant to make people new open source contributors grateful to the project so that they stick around for a really long time like a family, which today has changed. So, थोड़ा सा बात है उस, but हाँ, overall, yes, if you want to get started or your contributions are important, the very first thing I would note is the need. The need for you to know that knowledge, the need for you to contribute to the project, the need for the organization to select you. अब देख organizations के बहुत reasons होते हैं उनको select, एक reason, बहुत reason होता है, उसमें से 2-3 reasons ऐसे भी होते हैं जहाँ पे we select people because they are from diversity, they are from diverse background, और अपने को दिखाना है कि अपने intern बस मतलब इंडिया से ही नहीं उठाते हैं, because 50 to 60% of interns of GSOC are Indians, right? And अब मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि यार अब 4 साल से हायरिंग बस इंडिया के ही 4 बंदों को किए जा रहे हो तो गंदा दिखता है, राइट? सो इट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी रहता है कि हाँ, let's take someone from some other part of the world, right, and see how they work, right? So वो होता है अपना एक और बहुत इम्पोर्टेंट थिंग. एक चीज जो बहुत सही बैठती है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, अदर देन द रिसर्च पेपर्स,
your ability to actually talk to other people. This is where it all stops. Half of the people सोचते हैं कि मैं मेंटर को पिंग करूंगा, सीधा उन्हीं से बात करूंगा और किसी से बात नहीं करूंगा. They forget the organization and they start focusing on individual. like individual तुमको कहाँ तक खींचे, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है. कल को अगर ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया कि रिडायरेक्ट योर मेंटीज टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसको झक मार के एंड ऑल हिज मेंटीज टू द पब्लिक लिस्ट एंड से कि जाके पब्लिकली बात करो, मेरे से मत बात करो, राइट? सो दैट बिकम्स द की टेक अवे, टॉक टू पीपल. एंड इसके बहुत सारे, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन. इसीलिए जीसॉक ने उसको एक स्पेसिफिक दर्जा दिया है, व्हिच इज कम्युनिटी ऑनबोर्डिंग. इट्स बेसिकली लाइक आप आओ, आप कम्युनिटी के साथ बात करो, आप समझो कम्युनिटी क्या करती है. बिकॉज विदाउट दैट कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग यू आर गोइंग नोवेयर इन कोडिंग. वो कोडिंग पीरियड के आगे शुरू होता है, वो रहता है आराम से उसको बनाएंगे. नाउ इफ यू लुक एट अदर सॉर्ट्स, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज प्रोफाइलिंग योर मेंटर्स. बिफोर यू टॉक टू योर मेंटर्स, read a bit about what your mentor does, what your organization does, how he contributes back to the organization. Profile your mentor. Open source है, सबके पास सब कुछ अवेलेबल है, डेटा इज प्रीटी मच देयर. जाओ प्रोफाइल करो अपने मेंटर को, समझो उसने क्या क्या काम किया है. अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक इशू पे काम कर रहा है, वो इशू तुमको समझ में आ गया, तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम उसी इशू पे जाके कमेंट कर सकते हो, यू नो आई वांट टू हेल्प आउट विद दिस इशू. वो बंदा समझ भी नहीं रहा होगा कि तुम जीसॉक में पार्टिसिपेट करोगे, वो तुमको एज अ कंट्रीब्यूटर गाइड करेगा. और ये जो तुम्हारी बॉन्डिंग तैयार होगी ना विद द मेंटर आफ्टर यू हैव सॉल्व दिस इशू, दिस विल गो अ लॉन्ग वे फॉर गेटिंग यू सिलेक्टेड इनटू दिस. वो बंदा अगर जीसॉक में मेंटर रहा और तुम गए उसके पास जाके बोलो कि यार आई एम अप्लाइंग, there's a 80%, there's a 50, 60, 70% चांस कि वो बंदा सामने से बोलेगा हाँ यार मैंने इसके साथ काम करा है, ये this person understands what I'm trying to explain on a GitHub issue and they are able to solve the issue, right? So basics तो इनका clear है, इन्हीं को ले लेते हैं. It becomes easier for us to deal with it. So build a connection, profile your mentors, build a connection with them. That's very, very, very important. As an org admin, मैं हर समय सजेस्ट करता हूँ कि अपने मेंटर को चलाओ मत, बट अपने मेंटर को जाके ये समझाओ कि तुम यूजफुल हो प्रोजेक्ट के. दैट काउंट्स योर चांसेस फॉर जीसॉक. More you do that, the easier it is. Show up in meetings, show up in public chat rooms, talk. That's one of the more key aspects. क्योंकि आप जब तक बात नहीं करोगे, वो आपके mentors हों या वो आपके बाकी community members हों, आप जब तक बात नहीं करोगे, you would never learn कौन कहाँ फंसा हुआ. ऐसा हो सकता है कम्युनिटी में तुम्हारे जैसे 5 और बंदे हैं, और ऐसा हो सकता है कि तुमने पिकअप कर लिया स्किल सेट और तुम वो 5 बंदों के क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू कर रहे हो आईआरसी पे, जिसके वजह से तुम्हारा मेंटर तुम्हें नोटिस करे और वो तुमसे एक्चुअली बात करना शुरू करे. केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि मेंटर ने जस्ट इग्नोर कर दिया कैंडिडेट को आराम से 2-3 महीने. इट्स बिकॉज मेंटर को वैल्यूएबल नहीं लगा उससे बात करना. बंदा स्किल्स पिकअप किया, आईआरसी में आया, बात किया, हर कम्युनिटी मेंबर से बात किया, जो भी डाउट्स आते थे वो थोड़ा बहुत करके सॉल्व करने की कोशिश करता था. ओवरऑल ही बिकेम अ नेम इन द कम्युनिटी. अब जैसे ही उसके नाम आगे आना शुरू हुआ, द मेंटर स्टार्टेड नोटिसिंग कि अच्छा इसका नाम बहुत बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है इसके एक्टिविटीज का. तो नाउ दिस पर्सन बिकम्स द प्राइम source I should talk to. That's when the mentor starts talking to you, right? So talk and increase your activity. That's
That's one of the biggest contribution you can do to make sure at least your, you know, your open source profile counts, or that is your open source activity counts. काफी अमेजिंग रहा ये सेशन, और आई होप जो भी पब्लिक हमारे साथ अभी तक बनी हुई है उनके सारे डाउट्स सब क्लियर हो गए होंगे कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए एक ओपन सोर्स प्रोग्राम में, या और वी कैन से कि कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू सुमंत सर फॉर बीइंग विद अस, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अस। Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the